बीच में मेरा। हाँ हाँ कट गया था शायद। क्या हुआ पंकज जी? नहीं मैंने कर लिया था वो लेकिन वो कभी शायद कभी अपना कनेक्शन कट गया था। हाँ हाँ चलो, देखिए हम नक्षत्र पे बातचीत कर रहे हैं और नक्षत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, उनका कितना महत्व है ना, राशि से भी ज्यादा वो कैसे प्रभावित करते हैं, है ना, और किस तरह से नक्षत्रों का डिवीजन किया गया है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको विस्तृत रूप से बताई। फिर मैंने आपको उनके जो कुछ चीजें जो स्थायी रूप से हैं, जो उनके सिग्निफिकेंसेस के लिए, जो उनके कारकत्वों के लिए, जिनका निर्धारण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पित्त वात कफ में कौन सी प्रवृत्ति है, आदि मध्य और अनंत नाड़ी में कौन से होते हैं, उग्र ध्रुव आदि कौन है, उदरमुखी अधोमुखी और प्रियमुखी कौन कौन से होते हैं, है ना, ये सब चीजें मैंने आपको, जो स्त्री पुरुष कौन कौन से हैं, नर देव और राक्षस कौन कौन से हैं, ये सब चीजें मैंने आपको विस्तृत रूप में एक साथ सारणीबद्ध कर दिया था। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप इनको अपने अपने ढंग से इनको बना के आप लिखना, इनका चार्ट बनाना। तो जो हमने 20-22 जो इनके अलग अलग विवेचन लिए हैं, उन 20-22 विवेचन को हम श्रेष्ठ कर सके, है ना, वो उसमें से जितना ज्यादा मैक्सिमम हम प्रयोग में लाएंगे उतना हमारा ज्योतिष निखरता चला जाएगा। क्योंकि आगे जब मूर्त विचार में हम बात करेंगे तो मूर्त विचार में भी नक्षत्रों का विशिष्ट ज्ञान होना जरूरी है, और किन नक्षत्रों में कैसे कार्य किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि भाई उदरमुखी नक्षत्र में कैसे होते हैं, अधोमुखी में कौन से कार्य किए जाते हैं, त्रियकमुखी में कौन से किए जाते हैं। साथ ही मैंने बताया कि मृदु नक्षत्र में क्या प्रभाव होता है, उग्र में क्या होता है, ध्रुव में क्या होता है, त्रियकमुखी तीक्ष्ण में क्या होता है, वो भी मैंने आपको स्पष्ट किया, है ना। तो उनका जो उनको देवत्व प्राप्त हुआ है कि वो नर है, राक्षस हैं या देव हैं, वो भी उनके कारकत्वों में प्रभावित होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि सत्वगुणी कौन से हैं, तमोगुणी कौन से हैं और रजोगुणी कौन से हैं, है ना, मैंने वो भी आपको विस्तृत रूप में बताया। तो जो चीजें स्थिर रूप से है ना, वो मैंने आपको एक साथ बता दी। मैं समझता हूँ आप लोगों ने उस पर कार्य भी किया होगा और कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश भी की होगी, ताकि हम शीघ्र से शीघ्र नक्षत्रों पे बात कर सकें, नक्षत्रों पे ज्यादा विवेचन कर सके। नक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको स्पष्ट किया कि पार्श्व में उनका प्रभाव आता है ना, और उसी एंगुलर डिस्टेंस से वो ग्रह उसको मुझ पर यानी पृथ्वी पर डालते हैं और उसका प्रभाव मेरे पर उत्पन्न होता है ना, ये भी मैंने आपको स्पष्ट किया, है ना। और अब कुछ चीजें हैं, मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया कि नक्षत्र के कारकत्वों को निर्धारण करने में ये जो 20, 22, 23, 24 जो भी पैरामीटर हैं, ये उसके कारकत्वों को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये अगर हमको ज्यादा से ज्यादा पता है तो हम नक्षत्र के कारकत्वों का निर्धारण करने में कभी गलती नहीं करेंगे। हम उससे जितने भी कारकत्व उत्पन्न होते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे विवाह हो, चाहे संतानोत्पत्ति हो, चाहे सुख समृद्धि हो, चाहे यात्रा हो, चाहे जीवन में आगे बढ़ने की बात हो, है ना, आध्यात्म हो, कुछ भी हो, उसमें उसका विशेष जो प्रभाव है उसका आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि भाई जो नक्षत्र हैं उनके 4 चरण रहते हैं, तो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सात्विक उस हिसाब पे बांटा जाता है ना। और नक्षत्रों का जो क्रम है वो एक निर्धारित किया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उस तरह से भी कई लोग देखते हैं, है ना, वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको दोबारा से। जन्म संपत्ति विपत्त मैंने आपको बताया कि कैसे देखा जाता है, कैसे निर्धारण किया जाता है, वो मैंने आपको स्पष्ट किया। तो ये सब चीजें जो और बहुत सारी चीजें, तो वो मैं समझता हूँ आप लोगों ने विवेचन की होंगी, मनन मंथन की होंगी और कुंडली पे स्थापित करने की कोशिश की होगी, है ना। और मैं मानता हूँ कि आपको निश्चित रूप से उसके परिणाम देखने में बड़ी सहूलियत होगी, है ना, जरूर करा होगा आप लोगों ने। अब मैं नक्षत्र के कारकत्व कैसे निर्धारित किए जाते हैं
किस तरह से वो कारकत्व, वो मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया था, है ना, कैसे कि हम उसमें क्या करते हैं। सर्वप्रथम राशि कौन है ना, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि विश्वंतरीनाथ कौन है, फिर हम देखते हैं कि उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है, फिर हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में उसकी आकृति क्या बन रही है, फिर हम देखते हैं कि उसको योनि क्या दी गई है ना, कौन सी योनि का है वो, फिर बाकी वो उदरमुखी है, अधोमुखी है, तिर्यकमुखी है, उग्र है, ध्रुव है, क्षिप्र है, मृदु है या तीक्ष्ण है, कैसा है। तो इन सब चीजों को आप स्थापित करेंगे तो उसके कारकत्व निकालने में आपको बहुत आसानी होगी। और क्योंकि हमारा सारा सनातन ज्ञान जो है वो माइथोलॉजिकल जो जितनी भी कहानियां हैं, कहानियों के रूप में उसको विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है ना, वो हम जो जो हमको पता है उनका हम विवेचन करेंगे और खोजेंगे, है ना। और इनसे ही नवांश का निर्माण में कैसे प्रभाव आता है वो अपन डिस्कस कर चुके, है ना। तो ये सब चीजें जितना ज्यादा हम मनन मंथन करेंगे उतना ज्यादा उत्तम होगा। आप जब नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ना इतनी इतनी मोटी किताबें मिलेंगी, मतलब एक मिनट है ना, एक मिनट में आता हूँ, डिस्टर्ब नीचे आया है, पूर्ण विवेचन किया उनका, है ना। कहने का आशय ये है कि जैसे जैसे हम व्रत से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, व्रत से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ज्योतिषीय ज्ञान परिष्कृत होता जाएगा। अब यहाँ सैद्धांतिक बात क्या है? सैद्धांतिक बात ये है कि अब मनन मंथन पे विशेष जोर देना है, रटना नहीं है। रट रट के आप कितना ज्योतिष सीख जाओगे ये संभव भी नहीं है। यहाँ आपको मनन मंथन करके स्व विवेक से चीजें उत्पन्न करनी है। और कैसे उत्पन्न होती हैं वह मैं जो भी आपको ज्योतिषीय चर्चा कर रहा हूँ उसमें मेरा जो फुल फोकस है वो उसी पे रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप अगर पढ़ो देखोगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। अब वो क्या लिखना है, क्या लिखा रहता है उसमें कि मेष राशि है, अब मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है, अब अश्विनी नक्षत्र जो है नवमांश में किस राशि में गया, फिर मेष राशि में है तो उसका क्या प्रभाव हो गया, फिर मतलब फिर उसके चारों चरण में ले गए, फिर उस चारों चरणों के जो स्वामित्व है उनके आधार पर ले गए। तो आदमी उसको पढ़ते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो कहता है अरे यार इतना तो मैं नहीं पढ़ सकता, उसको वो उत्साहहीन हो जाता है, नीरस लगने लग जाता है। और जब कोई ज्ञान नीरसता की ओर बढ़ जाए तो वह मनन मंथन के स्तर पर नहीं आता, ये बिल्कुल सत्य है। तो हमको सरस ज्ञान अर्जित करना है, सरस सवेग से उत्पन्न करना है। शुरुआत में थोड़ा चलेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा और आप अपने आप निकालोगे चीज। तो उसका जो आधार है, जो उसका सैद्धांतिक आधार है, मैं आपको वो देना चाहता हूं, मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप ये आपके दिल में कभी नहीं आया कि यार मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी। अरे बहुत थोड़ा पढ़ के भी आप बहुत कुछ जान सकते हो और बहुत कुछ पढ़ के भी पता चलेगा आप अभी जीरो पे आके खड़े हो गए, आप तो डिविएट हो गए और यार इतना कैसे, ये कैसे हो गया, ये वो कैसे को खोदना है, वो क्यों को खोदना है, उस कैसे को खोजना है और उस मार्ग पे जाना है। तो उसी लिए मैंने इतने जो कारकत्व है, अब इसमें कुछ चीजें तो ऋषियों ने एक सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए स्थापित की, जैसे पाया है, वह सिर्फ एक सैद्धांतिक विषय है ना, पर साथ ही ये भी विषय है कि उन नक्षत्रों को ही वो पाया दिया गया, यानी उनमें कुछ उत्तमता है। अगर चांदी का पाया दिया है तो उत्तम है, यानी वो नक्षत्र कहीं अच्छा प्रभाव रखते हैं। तो जो मैंने शुभ करता और पाप करता
राशि और ग्रह के बारे में, भाव के बारे में आपको बताया, वही नक्षत्र पे भी लागू होती है। तो ये 20 चीजों को जब आप लिखोगे, इनको उसमें असिमुलेट करने की कोशिश करोगे, उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगी, है ना। जैसे मैंने अश्विनी में आपको बताया था, मैं शायद अब मैं आपको भरनी भी मैं बता चुका, लेकिन एक बार फिर मैं आपको भरनी बता चुका मैं। अब मैं आप कृत्तिका आता है, कृत्तिका पे बात कर, आप बहुत मन से सुनना। कृत्तिका, अब कृत्तिका नक्षत्र मैंने आपको बताया कि जितने भी पुरुष ग्रह हैं उनके विभाग होते हैं, उनको बांटा जाता है, वो दो दो राशि का उसको अधिपत्य प्राप्त है। तो सबसे पहला पुरुष ग्रह सूर्य आता है, फिर मंगल आते हैं और फिर गुरु आते हैं। तो जो सूर्य है उनका है 1:3, मंगल का है आधा आधा और गुरु का है 3:1। देखिए चार चार चरण होते हैं, हम जानते हैं। तो सूर्य के जितने भी नक्षत्र है वो 1:3 इसमें बटेंगे। मंगल के जो ग्रह है वो 2 राशियों में जाएंगे 50-50, है ना, 50-50, 1/2 1/2, 50-50, है ना, 2 है तो 50-50। और जो बृहस्पति है उनके जाएंगे 3:1, यानी कि ये दो चरण ऊपर की राशि में, 2 चरण नीचे की राशि में। यहाँ पे जो जाएंगे 1 चरण ऊपर जाएगा तो 3 चरण अगली राशि में जाएंगे, और यहाँ पे 3 चरण उस राशि में जाएंगे तो 1 चरण अगली राशि में जाएगा। हम जानते हैं कि कृत्तिका जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। विश्वंतरीनाथ सूर्य है ना, विश्वंतरीनाथ कौन है? सूर्य। अब सूर्य है तो इसके निश्चित टुकड़े होंगे 1:3 के, ठीक है ना। तो 1 चरण तो किसमें जाएगा? सूर्य में, और 3 चरण किसमें जाएंगे? चंद्रमा में। यही होगा ना। तो कृत्तिका नक्षत्र जो है उसको किस राशि में पड़ा? इसके 2 टुकड़े हुए तो 1:3। तो कृत्तिका जो पड़ा वो मेष राशि से शुरू हुआ और अगली राशि आ गई वृषभ। तो इसका 1 चरण तो जाएगा किसमें? मेष में, और 3 चरण किसमें जाएंगे? वृषभ में। 3 चरण किसमें जाएंगे? वृषभ में। पूरा रहेगा सूर्य भी, समझ रहे हो ना आप। जो इसके जो डिवीजन होंगे वो इस तरह से होंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई मेष राशि में अश्विनी, भरणी और ये कृत्तिका, है ना। तो ये मेष राशि और इसमें 1:3 होगा, यानी कि मेष में 1 जाएगा और वृषभ में 3 जाएंगे। ये है, अब समझ गए होंगे मेरी बात को। अब इस नक्षत्र पे इसके जो राशिनाथ है, राशिनाथ कौन हो गए? मंगल और शुक्र। अब मंगल का और शुक्र का प्रभाव 1:3 रहेगा। मंगल का और शुक्र का प्रभाव कृत्तिका पे 1:3 रहेगा। इसको और प्रिसाइज कोई समझना चाहेगा तो इसका पहला चरण, कृत्तिका का पहला चरण वो किस नवमास में गया उसको भी इसमें देखा जाएगा, लेकिन उसको आगे करेंगे अपन। तो जब आप कृत्तिका वर्णन करोगे तो उसमें मंगल का प्रभाव भी होगा और शुक्र का भी प्रभाव होगा। तो आपको मंगल के भी कारकत्व उसमें डालने पड़ेंगे और शुक्र के भी कारकत्व डालने पड़ेंगे, और उनको आनुपातिक रूप से इस तरह से लेना पड़ेगा, या आप चरण जैसे ही आगे बढ़े तो प्रभाव मंगल का कम हो जाएगा और शुक्र का बढ़ जाएगा। तो ये मनन मंथन की बात है, ये मनन चिंतन की बात है कि
अगर पहले चरण में है तो मंगल के प्रभाव ज्यादा होंगे, यानी मंगल अपने प्रभाव ज्यादा देगा और शुक्र कम देगा, मेरा ऐसा मानना है। और अगर वो आगे बढ़ जाता है दूसरा तीसरा चौथा चरण, तो शुक्र के प्रभाव ज्यादा होंगे और मंगल के प्रभाव कम होंगे, यानी 1/3। मैं इस लेवल पे देखता हूँ, है ना। और ये इसको और प्रिसाइज करने के लिए नवमांश देखा जाता है, लेकिन अभी अपन चूंकि यहाँ ही है तो इस पे ही बात करेंगे, ठीक है ना। अब कृतिका, अब कृतिका नक्षत्र जो है किस किस का प्रभाव प्राप्त करेगा? पहला राशि, तो राशि कौन हुए? मंगल और शुक्र। कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो मैंने बताया। विषोत्रीनाथ, विषोत्रीनाथ सूर्य। कृतिका का जो ब्रह्मांड में चित्र बनता है वो बनता है रेजर की तरह। ब्रह्मांड में जो चित्र बनता है रेजर की तरह या उस्तरे की तरह या चाकू की तरह, ऐसा चित्र बताया गया है, यानी काटने वाला। कृतिका का शाब्दिक अर्थ है काटने वाला। कृतिका मतलब काटने वाला। और इसका जो ब्रह्मांड में चित्र बनता है वो भी रेजर या जिसको बोलते हैं उस्तरा या चक्कू या कुल्हाड़ी, ऐसा चिन्ह बताया गया है इसका, है वो भी काटने का काम करता है। तो इसका चित्र जो बनता है उस्तरा या चाकू या रेजर, ठीक है ना। इसके जो स्वामी है वो अग्नि, इसके जो स्वामी है, अधिष्ठात्री जो देवता है, अधिष्ठात्री देवता वो कौन है? अग्नि। अब इन सब का प्रभाव ये लेगा। आप आओगे तो आगे जो मैंने चीजें बताई है कि ये कब प्रवृत्ति है, ये अनंत नाड़ी है, ये जो है स्वर्ण पाया है, वो सब चीज भी आपको लगानी है। और ये तत्व कौन सा, इस पे कृतिका का तत्व कौन सा आया? ये पृथ्वी तत्व है। मैंने बताया था ना 1 से 5 तक पृथ्वी तत्व होते हैं, आद्रा से फिर जल तत्व होते हैं, तो ये पृथ्वी तत्व है, क्योंकि ये भी एक बड़ा इस पे प्रभाव डालेगी। अब ये बेसिक चीज आपने लिखी, तो आप जैसे ही कृतिका का वर्णन करोगे तो आपको ध्यान आना चाहिए कृतिका मतलब काटने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है उसकी प्रवृत्ति तेज होगी। अब वो काटने वाला भी है और साथ ही मंगल भी है, और सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त है उसको। तो वह व्यक्ति किसी भी रूप में रुकने वाला नहीं, वह बहुत ही तीक्ष्ण स्वभाव का होगा, है ना। बहुत ही तीक्ष्ण स्वभाव का होगा, बहुत ही फास्ट होगा, उसमें जो है ना लीडरशिप के गुण होंगे, क्रोध प्रवृत्ति होगी, तेजी होगी, है ना। अच्छा बुरा नहीं सोचेगा और उस कार्य में लग जाएगा। अग्नि की तरह उसके अंदर जोश होगा, उमंग होगा। बहुत ज्यादा अग्नि तत्व की प्रधानता होगी तो वो जलाने वाला हो जाएगा, है ना? तो उस अग्नि का, तो क्योंकि यहाँ ये अग्नि, ये अग्नि और ये अग्नि, और पहले चरण में अगर है तो इनका साक्षात प्रभाव है, ये अग्नि, ये अग्नि, ये अग्नि, और फिर पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी पे अग्नि तेजी से मतलब स्थान बनाती है। पृथ्वी पे अग्नि जो स्थान बनाती है ना, और वो बहुत देर तक चलती है, हवा में बढ़ती है, पानी से बुझती है ना। तत्वों का जब अपन विवेचन करते हैं तो अग्नि तत्व जो होता है वह चलायमान होता है, रोग में कैसे होता है, अग्नि जोश जुनून होता है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, कुछ करने का जज्बा होता है ना, जोश होता है, तेजी होती है, ऊपर उठने का प्रयास करता है व्यक्ति, है ना। ये सब चीजें अग्नि तत्व में होती है ना। बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ जाए तो जलाने का भी कार्य करती है। तो कौन किससे, पृथ्वी तत्व है उसमें ग्रहण शक्ति बहुत होती है, धैर्य होता है, दृढ़ता होती है, हर चीज को अपने अंदर संभालने की क्षमता होती है, हर बुरी चीज को कालांतर में उसको बदलने का उसके अंदर ताकत होती है ना, सुदृढ़ता होती है। धीरे धीरे वह हर चीज को अपने अंदर अच्छा बुरा सबको सम कर देती है
तो पृथ्वी तत्व वही उत्पन्न करती है और वही आपको देती है, पोषण का कार्य करती है ना, पोषण का कार्य होती है। ग्रहण शक्ति पृथ्वी तत्व से आती है। तो जो भी चीजें पृथ्वी तत्व चीजों से ही हमारे शरीर को जो पृथ्वी की प्राप्ति होती है, यानी ये स्थूलता प्राप्त होती है। तो पृथ्वी तत्व राशि हो गई। जल तत्व राशियां हैं तो सहज होती है, सौम्य होती है, हमेशा चलायमान होती है, बढ़ने की कोशिश करती है, उनमें भी हर चीज समाहित हो जाती है। लेकिन अगर चीज ज्यादा बलवान है तो उसको खराब कर सकती है। पृथ्वी जो है कोई भी चीज जाएगी उसको डिकम्पोज करके या कैसे भी करके अपने जैसा उर्वरक बना देगी अपने अंदर लेके। लेकिन जल स्वयं भी दूषित हो सकता है उस जल का कितना प्रभाव है। तो जल जो है सहज होता है, सौम्य होता है, बढ़ने की उसको होती है, साधु संतों का मान सम्मान करते हैं, ज्ञानी लोगों को ग्रहण करते हैं, शरीर स्थूल होता है ना, सौम्यता रहती है उनके उसमें। तो जल के जो प्रभाव है, जल जो है हर चीज को उत्पन्न करता है, हर जगह 3/4 का उसका एग्जिस्टेंस है, चाहे बॉडी में ले लो चाहे पृथ्वी में ले लो, और हर जीव की उत्पत्ति के लिए वो मस्त है, अवश्यंभावी है। तो जल की अपनी वो है। वायु, जल जो है उसका कोई रंग नहीं है, जैसे में मिलाओगे वैसा रंग ले लेता है। तो जो ग्रह है उसको प्रभावित करते हैं वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करने लग जाता है। जल तत्व राशि में एक खास बात है। वायु तत्व है, वायु तत्व सबसे तेज चलती है। जो भी चीज सबसे तेज चलायमान है, जैसे भी आकार में चाहो वैसे में ढल जाती है। जैसे जल ढल जाता है तो जल फिर भी थोड़ा सा घनत्व तो भारी रहता है, हवा तो 100% है ना, निरंतरता होती है उसके अंदर, चीजें चलायमान रहती है। तो अग्नि और वायु मिल जाए तो आग भड़क जाएगी भयंकर, अग्नि जल मिल जाए तो दोनों में शत्रुता हो जाएगी, है ना। तो अग्नि को बढ़ने के लिए वायु बहुत बढ़िया, लेकिन वह आदमी बहुत जोशोले, जुनूना, बहुत तेज, साहसी, वीर, क्रियामान, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी मिल जाती है तो अग्नि को लंबा टाइम मिलता है, स्थायित्व मिलता है। ऐसे आपको ये तत्वों को भी स्थापित करना है कि कौन सा तत्व किसको बढ़ाता है और किसको घटाता है। तो कौन कौन से शत्रु हैं और कौन कौन से एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो पृथ्वी में जल समा जाता है, सर्वोत्तम स्थिति पृथ्वी में जल समा जाता है, और वहां उसकी वो उर्वरा क्षमता को उसको मतलब पूरी तरह लाभ देता है। ये सर्वोत्तम स्थिति। इस तरह से आप सबों को लगा के आप देखें आगे, इसका गुण मिलान में भी ये चीजें कई जगह काम आती है। तो आप कृत्तिका नक्षत्र का राशि विषोंतरी नाथ, उसका जो ब्रह्मांड में चित्र बन रहा है वो, उसका अधिष्ठात्री देवता जो, उसका तत्व और अन्य जो 18-19 चीजें मैंने बताई कि वो कौन सा मुखी है। अब कृत्तिका जो है वो ये अधोमुखी है और ये एक मिश्र नक्षत्र है। तो ऐसे वो जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखाई उन सबको आप लिख के इससे एब्स्ट्रैक्ट निकालें कि ये कृत्तिका में क्या क्या हो सकता है, व्यक्ति कैसा होगा। अब मैं व्यक्तित्व की बात करूं तो सबसे पहली बात यहाँ, और इसका जो रंग है वो सफेद है, इसका रंग जो है वो सफेद है। अब मैं अगर व्यक्तित्व की बात करूं तो इस व्यक्ति पे मंगल का, शुक्र का प्रभाव है, तो व्यक्ति सुंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके फिगर्स कट अच्छे होंगे, गौर वर्ण होगा, है ना। अग्नि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, तो गोरापन होगा उसके अंदर, बल्कि ललाई लिया हुआ गोरापन होगा, है ना। कमर पतली होगी, कृत्तिका वाला आपको मोटा नहीं मिलेगा। जोशीला, जुनूनी होगा, बहुत जल्दी काम करने वाला होगा, तेजी से एक्शन लेने वाला होगा, है ना। अच्छे बुरे का तुरंत डिसीजन ले लेगा। और किसी स्त्री की अगर कृत्तिका नक्षत्र है तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम नहीं रहता। उसका कारण आप खुद देख लो कि स्त्री को सौम्यता कही गई, यहाँ सौम्यता कम है। हालांकि अगले चरण शुक्र में आएंगे, लेकिन फिर भी ये मंगल का, सूर्य का, अग्नि का प्रभाव वो है, अपना असर दिखाता है। ऐसे व्यक्ति की अगर कार्य क्षेत्र की बात करोगे तो आप उसको डॉक्टर बनाओ, आप उसको इंजीनियर बनाओ, आप उसको सेना में भेजो, है ना। उसको तीरंदाज बनाओ, उसको आप अस्त्र शस्त्र चलाने वाला बनाओ। और शुक्र के नक्षत्र में चलाते हैं जाता है तो शोरकार भी होता है वो,
नाई का कार्य भी कर सकता हूँ, है ना। तो वो आप अब जब इसके आयाम खोलोगे तो खुलते चले जाएंगे, आप जितना खोजोगे उतना बढ़ते चले जाओगे। अब इन सबको आप स्थापित करके रिजल्ट निकाल सकते हो नेट में, है ना। तो जैसे कृतिका वाला व्यक्ति आप देखोगे तो आपको अरे यार ये बहुत एक्टिव रहने वाला है, बहुत सुंदर होगा, इसकी कटी प्रदेश ऐसा रहेगा, इसका रंग रूप ऐसा रहेगा, इसका स्वभाव ऐसा रहेगा, है ना। इसको इन कार्य क्षेत्रों में लाभ होने वाला है, इन इन रिश्तों से लाभ होने वाला है, इन इन रिश्तों से इसको हानि होने वाली है। कृतिका वाले के बहुत रिश्ते आसानी से नहीं निभते हैं, क्योंकि वह स्वभाववश अग्नि को, सूर्य की, मंगल की अग्नि को लेके बैठा हुआ है। शुक्र के चरण में चला जाएगा तो थोड़ी सी कमी हो जाएगी, है ना। लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता, अब मान लीजिए कृत्तिका नक्षत्र के इतने सभा है जहां अग्नि की प्रधानता हो रही है, और इसमें शुक्र और चंद्रमा आके बैठते हैं, तो चंद्रमा यहाँ अपना नैसर्गिक उच्च उच्च का उच्चाभिलाषी होते हुए भी, उच्च का होते हुए भी कृत्तिका का चंद्रमा खुश नहीं होता, वो रोहिणी में जाके खुश होता है। उच्च का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो अगर वो मान लीजिए पहले चरण में है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी परिस्थिति के विपरीत है। कृत्तिका नक्षत्र की जो गर्मी है, जो अग्नि है, उसके जल तत्व को खत्म करेगी, संतानोत्पत्ति में बाधा देगी, वैवाहिक जीवन में पीड़ा लाएगी। अब ये मैं आपको बेस दे रहा हूं, ऐसे बैठे बैठे आप एक एक चीज को जब स्थापित करोगे, क्योंकि नक्षत्र नक्षत्र में मैं बात करूंगा तो 2-4-5 महीने लग जाएंगे। मैं आपको बेस दे रहा हूं, इस बेस को स्थापित करो। हाँ, जैसे जैसे शुक्र में जाता जाएगा वैसे वैसे चंद्रमा सुप्रभाव पाता जाएगा। इसी प्रकार अगर पहले चरण में शुक्र है तो मेष राशि और शुक्र और कृत्तिका नक्षत्र अत्यंत खराब, अत्यंत खराब, क्योंकि उसको वो नेचुरल जो एनवायरनमेंट चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो आप। अब कोई व्यक्ति के पहले और आगे के चरण में वहां शुक्र को स्वराशि का अपना एक लाभ मिलता है, तो वहां कृत्तिका का जो अग्नि तत्व है वो कम हो जाता है, तो वहां कमी हुई, वहां उसको लाभ मिल गया। तो ये आप आराम से स्थापित करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब कोई भी कार्य क्षेत्र के निर्धारण में भी आप इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए आपको, कि किस किस का प्रभाव आएगा और कौन ज्यादा डोमिनेशन कर रहा है। अब कृत्तिका नक्षत्र का व्यक्ति है ना, और उसका मान लीजिए पहला ही चरण है तो वो डॉक्टर बन गया, तो उसको आप सर्जन बनवा दो, अस्त्र चलाने का मास्टर हो जाता है वो व्यक्ति, तो वहां वो अपराटस का काम करेगा, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला परफेक्ट कारीगर बन सकता है ना। सेना में जा सकता है, सेना में आयुधों को संभाल सकता है, पुलिस में जा सकता है ना, खेल खिलाड़ी बन सकता है, खेल खिलाड़ी बन सकता है। जैसे अग्नि ऊपर उठती है, देखिए जो लोग लॉन्ग जंप और हाई जंप में जाते हैं, आप उनकी कुंडलियों का विवेचन करना, आप पाएंगे कि उनके ज्यादातर ग्रह वायु तत्व में पाए जाएंगे, चाहे वो राशि हो चाहे नक्षत्र हो। आप देखना, वही व्यक्ति पृथ्वी को छोड़ सकता है जिसके वायु तत्व की प्रधानता हो, नहीं तो पृथ्वी, और किसी व्यक्ति के अगर पृथ्वी तत्व बलवान है, ज्यादातर ग्रह पृथ्वी तत्व में है, वो कितनी कोशिश करे उछल नहीं सकता, मतलब सामान्य सी बात है। लेकिन पृथ्वी तत्व वाला व्यक्ति भागने में बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन पृथ्वी और वायु का योग चाहिए भागने के लिए। तो आप देखना, मतलब ये चीजें आप लगाओगे तो आपको बहुत, आप अपनी प्रवृत्ति पे लगा के देखो, अपने परिवार की किस कुंडली पे लगा के देखो। तो जैसे आप किसी के देखते हो कि यार इस व्यक्ति के वायु तत्व की प्रधानता है, साथ में इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो जल तत्व का पड़ रहा है, तो वो बहुत अच्छा स्प्रिंटर हो जाता है। ये सब चीजें राशि वगैरह उनसे स्थापित करके आप देखोगे। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब वो थोड़ा तेजी से आपको उनके वो बोलूंगा,
तो मेरा जो बाकी मैं बता चुका आपको 18-19, मेरा ये है कि राशि विश्वंतरी नाथ, उसका बनने वाला जो ब्रह्मांड में चित्र है, जो आकृति है, वो उसका अधिष्ठात्री देवता, उसका तत्व, बाकी अधोमुखी, उग्र, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। उन सबको स्थापित करके, उसका तत्व, वो सब स्थापित करके आप नेट में रिजल्ट निकालें। रेमेडियल बॉडी के किस भाग में आता है वो मैं साथ के साथ बताता चला जाऊंगा कि वो बॉडी के किस भाग में आता है, और मैं यहाँ पे वरामीर के द्वारा स्थापित अंगों को बताऊंगा, है। तो जो कृतिका है, तो 2 मिनट अपन बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये एक ज्योतिष के नए आयाम स्थापित करेगा आप लोगों के अंदर। तो 2 मिनट अपन बात करते हैं। आप लोग मेरे को बताओ कि आप इसको वास्तव में कैरी कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। हेलो, हाँ पंकज जी, आप बताओ। आ रहा है, आ रहा है आ रहा है। पंकज जी, हेलो हेलो, सब अपना अपना एक बार विचार बताओ। कुछ ऐड करना चाहते हो तो मैं उसमें ऐड करूं, तो अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने चाहता हूँ। हेलो, हाँ राजेश जी, आप बताओ। ठीक स्पीड में चले अपन, हर चीज अच्छे से हाँ, क्लियर हो रही है। हो और रही है ना? जितना भी नक्षत्र ये है, हाँ बिल्कुल, उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं जो अपन ने नहीं ली हो। हाँ, नहीं, और बढ़ाएंगे इसको। अभी तो इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें हैं जो और अब कालांतर में बढ़ाएंगे। अभी इसको नवमांस में ले जाने में क्या प्रभाव आएगा वो आगे लेंगे। फिर ये मलेच्छ है, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, वो लेंगे। वो अभी मैंने नहीं लिया सर। वो हाँ हाँ बताइए। प्रणाम सर। हाँ देखो सर, सर मैं ऐसे पूछा था कि जैसे अभी अपन लगन में जो नक्षत्र होता है फिर वो किस काम आता है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और सब कुछ अगर अपन चंद्रमा वाले नक्षत्र से डिसाइड कर लेते हैं और उसी को अपन बोलते हैं मानते हैं, तो फिर लगन का ये जो तो नक्षत्र ये तो मैंने नहीं कहा। नहीं, मतलब वो लगन के नक्षत्र का कितना क्या प्रभाव और वो क्या होता है उसका। हर नक्षत्र का प्रभाव है। और आप ज्योतिष अपन कर रहे हैं तो 3 लगन होते हैं, लगन, चंद्रमा और सूर्य। तो तो लगन, उसके बाद चंद्रमा और उसके बाद सूर्य। अपन चंद्र ऐसा है, आप ऐसा है, जितने भी हमारे मुहूर्त तय किए गए हैं, तो मुहूर्त का स्वामी चंद्रमा होता है ना। और विवाह की जितनी भी घटनाएं हैं उनमें प्राथमिकता चंद्रमा को ही दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह शरीर का मिलन नहीं कहा गया जो पाश्चात्य में कहा गया। हमारे यहाँ विवाह मन का मिलन कहा गया है, जिसको धर्म का आधार दिया जाता है। तो हमारे मन मिलाया जाता है, तन नहीं मिलाते। तन की जो व्यवस्था है ये पाश्चात्य कंट्रियों में वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चली है और जो हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य बदला है तब से आई है। आपने पढ़ा होगा कि षडाष्टक चंद्रमा उत्तम नहीं है, लेकिन कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा अष्टकुंड मिलान में, अब पुरानी किताबों में, कि अगर वर का लगन वधु के 6-8-12 में गया तो वो उत्तम नहीं है। ये कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वर्तमान में ये देखा जाता है, क्योंकि आज मन से ज्यादा मन और साथ साथ तन का भी मिलन देखा जा रहा है। बल्कि एक स्टेप और आगे जाएं कि स्त्री भी कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व है, और मैं ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता हूं जिसका कर्म क्षेत्र बलवान हो और मेरे कर्म क्षेत्र को बढ़ाए। तो मैं